हेलो एवरीवन। सो आज मैं लेकर आई हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और ये हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है। एंड हमें इसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए बिफोर रनिंग टू द क्वेश्चंस। हमें पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी चाहिए। वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए कॉमन हो चुके हैं, हम उसको डेली पढ़ते हैं लॉ में। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज डिफरेंट। वो बहुत कम एग्जाम्स में आता है, लेकिन ये हमारे हर लीगल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरप्रिटेशन शब्द तो बहुत बार सुना है, लेकिन इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक आर्ट है जो ये पता लगाने के लिए एग्जैक्टली की जाती है कि जो लॉ बना है, जो अनेक्टमेंट हुआ है, वो किस लिए हुआ है, एक्चुअल और ट्रू सेंस क्या है। ठीक है, उनका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है। इसके लिए ये ट्रू मीनिंग असरटेन करने के लिए होता है किसी भी एक्ट का, किसी भी स्टैट्यूट का। Interpretation is a process of ascertaining true meaning of the words used in a statute. और जब किसी भी कानून की कोई साफ हो, क्लियर हो, तो इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर सीधी सच्ची उसमें भाषा का इस्तेमाल किया जाए। According to Samant, interpretation or construction is process by which courts seek to ascertain meaning of legislation through the medium of authoritative forms in which it is expressed. तो ये बोला गया है कि दो एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन की, जो कानूनी भाषा के हिसाब से ये बात क्या है जो कानून के अंदर कही गई है, उसी को हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। कूली ने बोला है इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन से अलग है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन एक आर्ट है जो कि ट्रू सेंस, किसी शब्द का ट्रू सेंस क्या है, ऑथर जिसने यानी कि बुक लिखी है, जिसने वो कानून लिखा है, वो क्या एक्चुअल में कहना चाह रहा है। जबकि कंस्ट्रक्शन निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन को पीछे छोड़ देती है और वो निष्कर्ष निकालती है, जबकि इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट एक्सप्रेशन को समझाती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अब इंटरप्रिटेशन तो हमें समझ में आ गया कि माइंड की एप्लीकेशन है। अब स्टैट्यूट्स क्या होते हैं? स्टैट्यूट्स को बोल सकते हैं लॉ, एक्ट, एनेक्टमेंट। अगर हम वाइडर वे में देखें, विस्तार से देखें, तो ये ऑर्डिनेंस को, ऑर्डर्स को, बाय लॉज को, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन सबको इंक्लूड करता है। इट इज़ रिटन विल ऑफ लेजिस्लेशन। ओके, तो अभी मैंने समझाया कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में कूले ने डिफरेंस बताया था, मैं एक बार और बता देती हूँ। इंटरप्रिटेशन है सही मतलब निकालना। ठीक है, उस शब्द का क्या एक्चुअल में ऑथर उसको कहना चाह रहा है वो मतलब निकालना, अपने हिसाब से मतलब नहीं निकालना। ऑथर क्या बोलना चाह रहा है वो अर्थ निकालना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेशन किससे यूज करा है उससे आगे निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, अब हमारे अगर हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हो जाते हैं हमारे ध्यान में रखने वाली, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। तो एक तो होगा कि लेजिस्लेचर जिसने ये लॉ बनाया है उसकी इंटेंशन क्या है, पहला ये होगा, इंटेंशन ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा, जो कानून है उसको पूरी तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है।
सिर्फ एक पेज पढ़ के उसका हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन करने के लिए उसको पूरी तरह समझना पड़ेगा, उसको इस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिससे हम उसका अर्थ जो है इफ़ेक्टिव वे में समझ सकें। अगर उसके जो प्रोविजंस हैं मिक्स हैं, एम्बिगियस हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे मतलब जिससे हम निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं बहुत सारे, तो उस संक्षेप में हम कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, वो एक्चुअल में वर्ष के तौर पे जो अदर प्रोविजंस नहीं बता पा रहे हैं, उस सीन में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन छोड़ के कंस्ट्रक्शन पर जाना पड़ेगा। अगर इसका मीनिंग प्लेन है तो जो मीनिंग है वही हम इसको मीनिंग देंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान। तो जो प्रोसेस कंस्ट्रक्शन की होती है, इंटरप्रिटेशन की होती है, वो लिटरल और पर्पोसिव दोनों अप्रोचेस को इसमें लगा देती है। पर्पोसिव जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हाईलाइट करता है कि आप लिटरल कंस्ट्रक्शन से शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, इंटरप्रिटेशन करने के दो बेसिक रीजन होते हैं। एक तो ये जानना कि लेजिस्लेटिव की लैंग्वेज क्या है, और ये जानना कि एक्चुअल में उसकी इंटेंशन क्या थी। ठीक है, इंटेंशन जानने के लिए। और अब अगर हमें बोले अगर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें रिक्वायरमेंट होगी भाई इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, नहीं तो हमारी समझ में तो ये आनी नहीं है। अगर उसकी जो इंटेंशन है वो दो एस्पेक्ट से समझी जा सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग, जिसका मतलब है कि जो वर्ड्स हैं उनका क्या मतलब है, और कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पस या ऑब्जेक्ट या रीजन या स्पिरिट क्या है उस कानून की। ठीक है, तो जब हम उसकी इंटेंशन समझ पाएंगे, मतलब अर्थ समझने के बाद और उस कानून का एक्चुअल एम या ऑब्जेक्ट समझने के बाद ही हम उसका इंटेंशन समझ पाएंगे। अब हमारी साथ ना बेसिक आ जाता है। बेसिक में हम क्या देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है कि पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड कोर्ट। अब ये क्या है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड कोर्ट, तो इसका भी एक सिंपल तरीका है जानने का। पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट हमारी कानून को बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट कानून को बनाती है, इसको लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बोला जाता है। मेन पर्पस मैंने अभी बताया, एनेक्ट लॉ। गवर्नमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसका मेन फंक्शन होता है। कोर्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन होता है सेटल डिस्प्यूट, जो हम बोल सकते हैं कि 3 टायर स्ट्रक्चर होता है हमारा, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, सुप्रीम। अब समझ में आ गया भाई कि इंटरप्रिटेशन है, ये है वो है। तो इंटरप्रिटेशन की बेसिकली इतनी ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट है कि इसके ऊपर एक अलग सब्जेक्ट ही बन गया। तो पहली रिक्वायरमेंट जो हम बोल सकते हैं दैट इज एम्बिग्यूटी। ठीक है, मतलब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, एक वर्ड के दो मतलब हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे कौन सा यूज करें। उस केस में हमें इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वर्डिंग जो है किसी उसकी स्टैट्यूट की वो क्लियर ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, इनएडिक्वेट है, तो उस सिनेरियो में भी बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग एरर हो गई या कोई और एरर हो गई या कोई ऐसा वर्ड हो गया जिसका बहुत ज़्यादा वाइड मीनिंग है और वाइड मीनिंग डिफाइन नहीं है कि इस कानून में या इस सेक्शन में या आर्टिकल जो भी उसमें है उसमें किस पर्पस से यूज़ करा गया है। तो उस इनएडिक्वेट वर्डिंग के लिए भी हमें इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो कोई ओल्ड एक्ट है, ठीक है, पार्लियामेंट का, जो कि अगर प्रेजेंट डे सिचुएशन को कवर नहीं करता है, तो प्रेजेंट डे सिचुएशन को कवर करने के लिए भी इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी।
अगर कोई नए चेंजेस हुए हैं ओवर द ईयर्स, जो आजकल आपने सुना होगा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बहुत सारी चीज़ों में अब चेंज होने वाले हैं, तो यू विल नीड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑब्वियसली। सो इसलिए इन 4-5 बातों के लिए, पहला हमारा हो गया एम्बिग्यूटी की वजह से, और दूसरा हमारा हो गया इनएडुक्वेट वर्डिंग, तीसरा हमारा हो गया न्यू डेवलपमेंट्स, और चौथा हमारा हो गया चेंजेस इन यूज ऑफ लैंग्वेज के लिए हमें इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब हमारे आ जाते हैं ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस भी सीधा इसलिए जम किया कि स्टैट्यूट्स को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आएगा, क्या आएगा। तो जो ऑर्डिनेंस सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें। ऑर्डिनेंस कौन प्रोमिगुलेट करता है, घोषणा करता है? प्रेसिडेंट करता है, कैबिनेट रिकमेंड करेगा। ऑर्डिनेंस के लिए जरूरी नहीं है। इमरजेंसी में यूज किया जाता है जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, विदाउट अप्रूवल, लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस ओवर हो जाती है, शॉर्ट पीरियड होता है, और जो एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस की घोषणा के टाइम पे चली थी वो वैलिड रहेंगी। जैसे कि अभी हमारा एक आया था 2002 में सरफासी ऑर्डिनेंस, वो बाद में एक्ट भी कन्वर्ट हो गया था, लेकिन पहले वो ऑर्डिनेंस के तौर पे घोषित किया गया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट पीरियड, यानी कि 6 वीक के अंदर, जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ पे आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 की क्या ज़रूरत आ गई? आर्टिकल 213 हमारा एक्चुअल में गवर्नर का ऑर्डिनेंस है। अगर हम इंडिया के यूनियन के तौर पे देखें तो प्रेसिडेंट घोषित करता है, वो किसी स्टेट के लिए भी कर सकता है। 123 है आर्टिकल लगेगा, यहाँ 213 में गवर्नर करता है। ठीक है, तो गवर्नर कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको भी प्रेसिडेंट से इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी 3 केसेस में। ठीक है, जब वो सिमिलर बिल उसको पास करना है तो उसको 3 केस, अगर वो सेम प्रोविजन है जो कि प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड था। दूसरा, अगर गवर्नर जो है उसको नेसेसरी लगे कि ये रिजर्व बिल को रिजर्व करने के लिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर सेम प्रोविजंस होता है जो कि पहले इनवैलिड हो गया था, जब तक कि वो प्रेसिडेंट का एसेंट ना मिल जाए, तो ऐसे सिनेरियो में भी उसको इनवैलिड करार देंगे अगर वो प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं लेगा तो। इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। अभी एक केस था हमारा 1982 में, A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुना होगा, बहुत फेमस केस लॉ है। तो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस आया था 1980 में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन की जा रही थी। तो एक्चुअल में वो ऑर्डिनेंस था प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत सारे केसेस में। तो कोर्ट ने आर्ग्यू किया कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से आगे नहीं जाएगी प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस बनाने की पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड थ्रू एन ऑर्डिनेंस रूट। ठीक है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान में चेंज करना है, अमेंड करना है, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्टैट्यूट्स। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक फॉर्मल रिटन एनेक्टमेंट है किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का दैट गवर्न्स अ कंट्री, या तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कंट्री को गवर्न करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी और कंट्री, काउंटी। टिपिकली जो स्टैट्यूट्स होते हैं वो कमांड करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं किसी चीज़ को, या पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के स्टैट्यूट्स हो सकते हैं, प्रोहिबिशन, डिक्लेरेशन और पॉलिसी मेकिंग। द word is often used to distinguish law made by legislative bodies from judicial decision of common law। regulations जो गवर्नमेंट एजेंसीज इश्यू करती हैं, इसीलिए हम उसको स्टैट्यूट यूज करते हैं। ठीक है, स्टैट्यूट एक इच्छा है लेजिस्लेचर की जो कि कन्वे करती है टेक्स्ट के फॉर्म में, लिखित रूप में उसको कन्वे कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ हम स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं करते हैं,
बट इट यूज द टर्म लॉ. लॉ इंक्लूड करता है कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. स्टैट्यूट लेजिस्लेचर का विल है और इंडियन स्टैट्यूट एक एक्ट है जो कि सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर इशू करती है. और इम्पेरियल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या इंडिपेंडेंस से पहले के जो टाइम पे रेगुलेशन इशू करे गए थे उनको इंक्लूड किया जाता है इसमें. ये जनरली रेफर करता है जो कि लॉ रेगुलेशंस हैं किसी भी तरह के, ठीक है, किसी भी तरह का कानूनी प्रावधान जो कि हमें परमिशन देता है या हमारे ऊपर रोक लगाता है. स्टैट्यूट जनरली क्लासिफाइड, अगर हम उसको करें, विभाजन उसका करें, तो हम उसको ड्यूरेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है उस बेसिस पे कर सकते हैं, या उसकी ऑब्जेक्ट या एक्सटेंट क्या है इस बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं. अब हमने स्टैट्यूट पढ़ लिया, अब हमें एक्ट के बारे में कि एक्ट क्या होता है. तो अगर एक बार बिल पास हो गया लेजिस्लेचर का, तो ये इसको प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास उसकी अप्रूवल के लिए भेज देंगे. जब अप्रूवल मिल जाएगी तो ये जो है लॉ बन जाएगा जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू बनाया गया है. एक्ट वो लेजिस्लेशन का वो पीस है जो कि स्पेसिफिक है और किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में या पर्टिकुलर पर्सन पे या बहुत सारे पर्टिकुलर पर्सन पे, पीपल पे अप्लाई होता है. और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान है जो कि गवर्नमेंट, इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है. जब तक कि एक एक्ट पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता, लॉ नहीं बन जाता, इसको हम बोलते हैं बिल. क्या बोलते हैं हम इसको? बिल. Through an act, the ideas of government are made mandatory for the people of country. ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? ठीक है, ऑर्डिनेंस समझ लिए हमने, एक्ट समझ लिया. अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये एक मैटर एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब है अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और एक से ज़्यादा उन शब्द अर्थों के लिए जो कि हमने इच्छा व्यक्त की है यूज़ करने की. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, मैप और प्लान ये सब डॉक्यूमेंट है. मेटल प्लेट डॉक्यूमेंट है, स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट. इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स रेगमी एनफोर्सिबल. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, मॉर्गेज डीड, सेल डीड, हाइपोथिकेशन डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सो लॉ मेकर जैसे जब वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट इंडियन स्टैम्प एक्ट में है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो यस वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, जब वो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इसीलिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट शब्द का इस्तेमाल. ऑर्डर्स क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट. सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, द लॉजिक ऑफ डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट इज बेस फॉर हाई कोर्ट एंड अदर लॉ कोर्ट्स. So they cannot go contradictory. Supreme Court का judgment is the higher judgment. If on a matter Delhi High Court has given us judgment, Rajasthan High Court can give his own judgment. However, High Court order is binding on Delhi District Courts. So अभी हमने समझ लिया है बेसिक इस वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. आगे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज जो आएंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तब तक के लिए इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से और सेव कर लें. थैंक यू सो मच. बाय. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.